नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अप्रत्याशित है। सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने जो रिपोर्ट पेश की है, वो रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है वो सब कुछ अब बाहर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसके ऊपर मैंने विश्लेषण किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एनआईए रिपोर्ट के ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट भी पश्चिम बंगाल की जारी कर दी और फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जो फाइनल नाम कटे हैं वो नाम 90 लाख से अधिक है। लगभग 91 लाख नाम कट गए हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने के लिए, ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के लिए जितने भी पैतरे पश्चिम बंगाल के अंदर चले वो सारे पैतरे एक एक करके फेल हो गए। न एसआईआर रुका, न ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई जिस मकसद से वो मकसद पूरा हुआ, और साथ के साथ एनआईए जांच में जो चीज निकल करके आई वो एक भयानक तरीके की रिपोर्ट है और वो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हालात होंगे इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर। सोच करके मन होता है कि मतलब इस तरीके से हो रहा है। एक और मजेदार चीज बता दूं, ये 91 लाख नामों में से मालदा में 8,000 नाम कटे हैं और मुर्शिदाबाद में 8 लाख नाम कटे हैं मालदा में, और मुर्शिदाबाद में 11 लाख नाम कटे हैं। यानी अगर इन दो ही जिलों की बात की जाए तो इन दो जिलों में 20 लाख नाम कटे हैं और इन दो जिलों में सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की है। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट में क्या है, उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यह सुन लीजिए, एनआईए कह रहा है कि मस्जिद से एक ऐलान हुआ, ई रिक्शे पर बांध करके माइक प्रचार किया गया। यह जो कुछ भी हुआ यह स्वतः आई हुई भीड़ नहीं थी, यह पूर्व सुनियोजित था, यह पहले से तैयारी की गई थी। और यही नहीं, जिस एक ब्लॉक में 7 जजों को बंधक बनाया गया था वही केस नहीं है, 3 अलग अलग जगह पे बंधक बनाया गया था। एक महिला जज को सड़क पे 8 घंटे रोक करके रखा गया। उसके बाद जब वहां से निकलने लगी गाड़ी तो क्या क्या हुआ वो रिपोर्ट में है, बताऊंगा मैं। एनआईए कहती है अपने रिपोर्ट में कि 1500 लोग इकट्ठा हुए थे, उस ब्लॉक को घेर करके बैठे हुए थे जहां पे जज एसआईआर का काम कर रहे थे। सुनियोजित थी मालदा में हिंसा, महिलाओं को आगे कर हुआ था पथराव। जब पथराव हुआ वहां पे, उसकी तो वीडियो ही नहीं आ पाई ना बहुत सारी। जब पथराव किया गया वहां पे पुलिस बल पे, खासकर पुलिस थी और बीएसएफ थी और जो जजेस थे, वो जब पथराव वहां पे किया गया तो सीआईएसएफ या बीएसएफ जो भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल है वो कार्रवाई ना कर सके, महिलाओं को आगे कर दिया गया था। ये तो पुरानी टैक्टिस है इनकी, महिलाओं को आगे कर दिया गया और फिर पथराव किया गया। अच्छा, 12 एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज की है वो 12 एफआईआर एनआईए को सौंप दी गई है। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। एसआईआर पर तैनात 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज 12 एफआईआर की जांच एनआईए को सौंप दी। कोर्ट ने यह निर्देश स्थानीय पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए कहा गया। एनआईए यह भी कहता है कि जिस समय पथराव हो रहा था उस समय पुलिस दूसरे जगह पे, जब महिला जज को रोड के रास्ते निकाला जा रहा था तो पुलिस मूक दर्शक थी, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि नहीं मुझे नहीं पता था, तो कैसे पता नहीं होगा। खैर, एनआईए की रिपोर्ट में जानकारी की 1500 की भीड़ ने किया था हमले। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि 72 घंटे तक चली जांच में साफ संकेत मिलता है कि यह पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से किया गया हमला था। सीएनएन के पत्रकार राहुल शंकर ने एनआईए की इस रिपोर्ट की हाईलाइट दी है। घटना की जड़ में चुनावी मतदाता सूची में एसआईआर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी में चल रही इस
चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 1 अप्रैल 2026 को मल्ता के कालीयाचक सेकंड वीडियो कार्यालय में करीब 1500 लोगों की भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 13 घंटे से अधिक घेर करके रखा। अभी तक तो हम लोगों को 9 घंटे पता था, एनआईए ने कहा नहीं, ये पूरे 13 घंटे तक चला। हालात इतने बिगड़ गए कि एक महिला न्यायिक अधिकारी को करीब 8 घंटे तक सड़क जाम करके अवैध रूप से रोके रखा गया। आप समझ लीजिए इसी से अंदाजा। महिला जज, यहां लोग कहते हैं ना कानून से चलेगा देश, कानून से। जनसंख्या जैसे 50% से ऊपर हुई, कानून वानून जो है वो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। जब देर रात इन अधिकारियों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई तो हालात और हिंसक हो गए। न्यायिक अधिकारियों के काफिले पर सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया। इस हमले में एक स्कॉट वाहन के ड्राइवर के सर में चोट लगी और उसका वाहन पलट गया। जो सुरक्षाकर्मी थे, जो स्कॉट कर रहे थे उन जजों को, उस वाहन के ऊपर पथराव किया गया तो ड्राइवर को लग गई चोट सर में, वो एडमिट कराना पड़ा उसको, और उसका वाहन भी पलट गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति रही होगी, पूरा एकदम फिल्मी तरीके का। इस पूरे घटनाक्रम में लोगों को पहले से ही इकट्ठा किया गया। इसके लिए ई रिक्शा और स्थानीय नेटवर्क के जरिए घोषणा कर भीड़ जुटाई गई थी। घोषणा करके पूरा भीड़ जुटाई गई थी। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। भीड़ के सामने महिलाओं को रखा गया, जिसमें पुरुष पीछे तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासन के लिए कार्रवाई करना और मुश्किल हो गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई। कुल 16 में से 9 सीसीटीवी कैमरे खराब थे, और जो मुख्य गेट पे सीसीटीवी कैमरा था वो भी खराब था। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी कहां से? 16 आसपास कुल मिलाकर के 16 सीसीटीवी कैमरे थे, और जो सरकारी सीसीटीवी कैमरा था वो खराब था या खराब किया गया था, भगवान जाने। तो एनआईए जब और आगे रिपोर्ट देगी तो बताएगी। तो ये एनआईए की रिपोर्ट है। अभी 13 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी। आप अंदाजा लगाइए कि महिलाओं को आगे कर दीजिए, सीसीटीवी कैमरा खराब कर दीजिए, माइक से प्रचार करिए, 1500-2000 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, किसी सरकारी ऑफिस को बंधक बना लीजिए जहां पे जज एसआईआर के प्रोसेस को कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक है। इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर 3 दिन से तैयारी हो रही थी 72 घंटे से, तो पश्चिम बंगाल की इंटेलिजेंस क्या काम कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस कौन सा काम कर रही थी? लोकल पुलिस कौन सा काम कर रही थी? वो भी चुनाव के समय पे, जब आचार संहिता लगी रहती है, थोड़ी सी भी भीड़ इकट्ठा होती है या कुछ इस तरीके का प्रचार होता है, तो चुनाव आयोग का काम होता है, चूंकि चुनाव आयोग के अंडर उस समय पुलिस हो जाती है, तो उसका काम होता है कुछ चीज की निगरानी करे। तो कौन सी निगरानी हो रही थी? अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। खैर, पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले नंदीग्राम के वोटर लिस्ट पर सवाल। नंदीग्राम का वोटर लिस्ट जब आया ना, तो उसमें बताया गया है, एक कोई इंस्टीट्यूट है, सबर इंस्टीट्यूट करके, मुस्लिम चलाते हैं इसको, उसमें कहा गया कि नंदीग्राम में जो नाम कटे हैं वो 95% नाम मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के मात्र 5% नाम कटे हैं। तो भैया जिसका नाम फर्जी रहेगा उसी का ना कटेगा। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आ रहे हैं। आगे और देखिएगा, बंगाल चुनाव में पहले 90 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया डेटा। 60 लाख का जो, जिसमें जज साहब लोग लगे हुए थे प्रोसेस करने के लिए, वो 60 लाख नामों का पूरा प्रोसेसिंग हो चुकी है। 63 लाख पहले कटे थे और 27 लाख वोटर इसमें कटे हैं। उस डेटा को भी आगे मैं बता देता हूं, है ना। ये रहा डेटा। 90,66,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए, लगभग 91 लाख मान करके चलते हैं इसको। पहले चरण में दिसंबर 2025 में पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई, जिसमें 58.2 लाख नाम हटाए गए। फरवरी में जो सूची आई उसमें 5.46 यानी कि लगभग 5.5 लाख नाम हटाए गए। लॉजिकल विसंगति को देखते हुए जो गड़बड़ियां थी उसमें 60 लाख वोटर जांच के दायरे में थे। जांच करने के बाद मात्र 32 लाख लोगों को उसमें से पात्र पाया गया। 27.16 लाख लोगों का नाम उसमें से भी हटा दिया गया। तो ये बढ़कर के हो गया 90.66 लाख, है ना। ये फाइनल लिस्ट है। अभी ट्रिब्यूनल में ये लोग जाएंगे जितने लोगों के नाम कटे हैं, यानी 27 लाख से अधिक लोग ट्रिब्यूनल में जाएंगे। बाकी सबको तो ट्रिब्यूनल में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उपस्थित ही नहीं है ना।
अब सवाल जानते हैं क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी कह रही है कि सब मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। यह तो संभव नहीं है, लेकिन सबसे अधिक डिस्क्रिपेंसी जिसकी थी उसी के नाम काटे गए हैं, यह भी तय है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि डेटा जारी करो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि भैया मंगलवार को किसी भी कीमत पर डेटा को जारी कर दिया जाए। और इस पूरे प्रोसेस में जो 3 जजों की कमेटी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया था कि भैया जो 60 लाख नामों की जांच करने के लिए आपने हमको दिया था, वो सारे नामों की जांच हमने कर दिया है और लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। चुनाव आयोग को जैसे लिस्ट मिली, चूंकि पूरक लिस्ट आ रही थी, वो चुनाव आयोग अपडेट कर रहा था, उसने सारा का सारा डेटा पब्लिश कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। अब यहां 2-3 चीजें देख लीजिए। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट किस लिए गई थी? डे 1 से 3-4 महीने से सुप्रीम कोर्ट में है ममता बनर्जी, जब से एसआईआर का प्रोसेस बंगाल में चल रहा है तब से, कि किसी भी तरीके से एसआईआर ना हो। फिर ममता बनर्जी गई कि जो वोटरों की जांच करके उनका नाम हटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा, जो संदिग्ध हैं उनको इस चुनाव में जोड़ दिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि ये सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मानने से मना कर दिया, कहा ना ना ना, ये तो आदेश ही नहीं दे सकते। अब ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि जो 27 लाख लोग हैं जिनका नाम कटा है दूसरी वाली लिस्ट में, ये लोग ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो ट्रिब्यूनल कैसे इतने दिन में इनका फैसला दे देगा? ये एक कानूनी तौर से पेचीदगी वाला मामला है। लेकिन फर्जी लोगों को जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट कैसे चुनाव करा सकता है, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि लगता है कि भाजपा बंगाल में चुनाव नहीं कराना चाहती और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि मंगलवार को चुनाव आयोग सारे डेटा रिलीज कर दे वोटरों के, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई कंडीशन बचती है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए और चुनाव ना हो। अब ट्रिब्यूनल में जो फैसला होगा या ट्रिब्यूनल में जो मामला जाएगा, उसको लेकर के ममता बनर्जी क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट का कल रुख करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी ने इतने हालात जब खराब कर दिए हैं पश्चिम बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट से इतना रिलेशन खराब कर दिया है, एक भी बात ममता बनर्जी ने नहीं माना है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को इंटरटेन करने के लिए फिर से तैयार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर इंटरटेन करना होता तो सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल में जो पिछली बार सुनवाई पे मामला गया था उसको इंटरटेन नहीं करता। ऊपर से जो एनआईए मालदा और जजेस के साथ जो कुछ हुआ है, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का जो मत है पश्चिम बंगाल में, वो ये है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि चुनाव आयोग बढ़िया से निष्पक्ष चुनाव कराए पश्चिम बंगाल के अंदर, और उसके लिए चुनाव आयोग को जो भी करना हो, चुनाव आयोग वो तैयारियां अपनी करे। तो चुनाव आयोग ने उसके लिए 2,40,000 से अधिक पैरामिलिट्री फोर्स को पश्चिम बंगाल में तैनात कर रखा है। 1 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपात स्थिति के लिए स्टैंड बाय मोड पर भी रखा गया है, इस तरीके की खबर आई है। साथ के साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 500 कंपनियां पैरामिलिट्री की चुनाव के बाद भी, वोटिंग के बाद भी पश्चिम बंगाल में रहेंगी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए जिस तरीके से चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। उसने कह दिया कि सीसीटीवी कैमरा सब कुछ पैरामिलिट्री के हाथ में रहेगा, पैरामिलिट्री वोटर आईडी कार्ड भी चेक करेगी, सब कुछ करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी की दाल इस बार गलने वाली है किसी भी स्टेज पर, किसी भी रूप में। अगर ममता बनर्जी चुनाव आयोग को इतना भला बुरा नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी इतनी नौटंकी नहीं करती, तो मुझको नहीं लगता कि यह मामला इतना लंबे तक जाता, इतने बड़े तक जाता और ममता बनर्जी को यह सब कुछ झेलना पड़ता। ममता बनर्जी को लगता था कि यह सब कुछ झेल करके पश्चिम बंगाल में मैं सहानुभूति बटोर लूंगी, लेकिन सहानुभूति भी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थी दोस्तों खबर। आपका इस रिपोर्ट पे क्या कहना है? जो एसआईआर में नाम कटे हैं, क्या कहना है? अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो कमेंट करके बताइएगा, आप दूसरे भी प्रदेश से हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय श्री राम।